हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का। तो एक्सरसाइज 7.2 हमारा चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस हो गया था। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन के एक स्पेशल मेथड पे था, दैट वाज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज लेक्चर 4 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब हमारे पास कोई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन सामने होते हैं जिसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट जितने भी नॉन फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन के बताए गए वो वहां पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम उसको उन फॉर्मूलों तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे किया जाए, तो कहीं से भी दिमाग नहीं चल रहा, कोई नॉन फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ये x और रूट एक्स है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, अगर x और रूट एक्स में कुछ कॉमन है तो वो है रूट एक्स। तो ये x है, अगर हमने रूट एक्स ले लिया तो रूट एक्स बचेगा, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा, और यहां पर रूट एक्स है तो ये -1 बन जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा, अब क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखिए, यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया है, तो इसका मतलब है यहां पर आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। या देखिए यहां पर आप देखिए कि ये जो डी एक्स है, डी एक्स के साथ ये टर्म है रूट एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन जो रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स टर्म हमें यहां से मिल गया है, और दैट कैन बी रिटन एज डी टी। मतलब डी एक्स अपॉन रूट एक्स विल बी 2 डी टी, ये उधर पहुंच जाएगा। हमने जानबूझकर रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि रूट एक्स को हम डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। डिफरेंशिएशन तो आप समझ भी सकते हैं, रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि x की पावर d बाई डी एक्स, अगर आपको रूट एक्स निकालना है तो रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, तो वो कुल मिला के आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये x की पावर हाफ माइनस 1 एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो x की पावर माइनस हाफ नीचे जाके प्लस हाफ बन जाएगा, यानी कि रूट ये आ जाएगा इस तरीके से। तो रूट एक्स माइनस 1 यानी कि रूट की होने की वजह से ये हमारा टर्म आ गया, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स हमें मिल गया है। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 डी टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बनेगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डी टी। ये चीज हमें यहां से मिल जाएगी। ओके, तो यानी कि हम यहां पर इंटीग्रेशन को फर्दर इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 डी टी, और रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग टी लिख सकते हैं। अब ये सिंपल हो गया, डी टी अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग के फॉर्म में आता है। एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो, जैसे कांस्टेंट नंबर हो, जैसे यहाँ पर 1 है या 2 है या +1 हो या -1 हो या +2 हो या -2 हो, तो उसको भी पूरा सब्स्टिट्यूट करिए टी। खाली रूट एक्स, अगर हम खाली रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करते तब भी 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है, लेकिन आपको कांस्टेंट से और बढ़िया, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करके 0 आ जाता है, तो वो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि यदि हम सिर्फ रूट एक्स को टी लेंगे और बाद में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए आपको ऐसा कुछ करना है कि जब भी कांस्टेंट हो तो उसको कांस्टेंट के साथ ही पूरा टी मान लीजिए। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, 1 अपॉन की वजह से ये क्वेश्चन रूट एक्स में बनाया गया है, तो ये हो जाएगा 2 डी टी अपॉन टी, तो यानी कि 2, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं। टी को देख लेते हैं, टी क्या है, तो यानी कि हो जाएगा 2 लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस 1 मॉड प्लस सी। लॉग को हमेशा मॉड में लिखा जाता है क्योंकि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आपको चीजों को समझते हुए चलना है कि क्यों इस चीज को टी पुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। फिर यहां पर आपको बात समझनी है कि देखिए यहां पर x प्लस 4 है वो x से नहीं कट सकता है, तो हम ऐसा करते हैं इस पूरे x प्लस 4 को t मान लेते हैं। तो लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब है यहाँ से सिंपली हो जाएगा dx की वैल्यू dt। तो आपके पास ये dx है तो इसको dt, तो यानी कि इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, x नहीं आ रहा, अब x को कैसे लिखा जाए? यदि x प्लस 4 इजिकल टू टी है तो बताइए यहाँ से तो सिंपल हो जाएगा कि यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 4। तो यानी कि x कैन बी रिटर्न एज t माइनस 4, साथ में ये हो जाएगा dx की जगह dt, और x प्लस 4 को हम लोग रूट टी लिख सकते हैं। अब ये ब्रेकअप अलग अलग हो सकते हैं, देखिए इसको हम अलग, अगर t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी अलग अलग कर लेंगे और आराम से वो इंटीग्रेट हो जाएगा x टी द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। यहां पर वो चीज संभव नहीं थी क्योंकि ये x प्लस 4 था कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ सिंगल नंबर, तभी डिवीजन में वो पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हमने इस x प्लस 4 को ठीक है, अगर ये खाली रूट x होता तब तो x रूट x से डिवाइड हो जाता और सिर्फ ऊपर रूट x बचता, वो आसानी से हो जाता, लेकिन वो समथिंग प्लस नंबर है, इसीलिए हमने उसको ध्यान रखते हुए t माना है। यानी कि इसको हम फर्दर अगर हम कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। अब इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ये t है ये t हाफ है, तो t अपॉन t हाफ, तो मिलके बचेगा t हाफ। 4 अपॉन t हाफ को लिख सकते हैं 4, ये ऊपर जाके t की पावर माइनस हाफ। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, t हाफ का इंटीग्रेशन t 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, टी माइनस हाफ का इंटीग्रेशन 1 ऐड कर देंगे तो माइनस हाफ में 1 हो जाएगा, प्लस हाफ अपॉन हाफ प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 4 टी की पावर हाफ प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, अच्छा अब हम इसमें फर्दर जो t हमने लिया था वो कर देते हैं, तो 2/3 इंटू टी की जगह हम लोग x प्लस 4 कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया। ये x प्लस 4 की पावर हाफ को आप अंडर रूट एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं, वो तो आप समझते हैं, तो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। ओके, तो 11th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। 12th में हमें कुछ इस तरीके से करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपको जो भी कुछ काम करना है बड़ा सोच समझ के करना है, और ये भी आप देखिए हमेशा ये जो पावर फ्रैक्शंस में होती हैं, जैसे ये एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, तो ये हमारे लिए दिक्कतें क्रिएट करती हैं। तो एक बात तो ये पहला संकेत तो हमारे पास ये है कि इसी चीज को आप टी पुट करिए एक्स क्यूब माइनस 1 को, ताकि ये एक्स क्यूब माइनस 1 दो टर्म्स हैं, एक्स क्यूब और 1 कांस्टेंट है, वो नहीं, वो सिंगल में चेंज हो जाए। तो हमेशा जो ये फ्रैक्शन में है उनके साथ जो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी को अधिकतर टी मानना है, पहली चीज तो ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज, अब आपको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, आपको पता है एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, यानी कि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3x²। लेकिन यहां पर तो आपके पास x5 है, तो ये भी ध्यान देना कि x5 आ रहा है। तो अब x5 को, ये जो x5 है, इस x5 को हम लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से x³ इंटू x², ये लिखना हमको पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एक्स क्यूब माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 1 का तो खैर 0 हो जाएगा, तो x² तो आएगा, लेकिन x5 दिया हुआ तो एक्स क्यूब है। तो यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं सबसे पहले कि लेट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको t मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², 1 का 0, साथ में आ जाएगा dx और इट इज इक्वल टू dt, यानी कि यहां से आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 3x² dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है यहां से यदि हमें x² dx चाहिए होगा तो वो हो जाएगा dt/3। ओके, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x³ माइनस 1 की पावर 1/3, और x5 को लिख सकते हैं x³
इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके तो अब ये देखिए, ये टी है तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं dt/3, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया हमारा dt/3। अब बचा हमारे पास एक्स क्यूब। अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू टी है तो इसका मतलब है यहां से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी तो एक्स क्यूब की वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू टी प्लस 1। ओके, ये एक्स क्यूब चाहिए होगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये टी उधर चला जाएगा 1 तो ये टी क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर एक्स क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं टी प्लस 1। अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा, सिंपल है ये, तो 1/3 बाहर ले सकते हैं। टी 1/3 और टी 1/3 और टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1। अभी इंटीग्रेट नहीं हो, अभी हम सिंपल कर रहे हैं। और ये टी 1/3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू टी 1/3 दैट इज डी टी। ओके, अब देखिए आगे, अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3। अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू डी टी। ओके, अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/3 इधर ले लेते हैं। t 4/3 का इंटीग्रेशन t 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, t 1/3 का इंटीग्रेशन t 4/3 बाई 4/3, क्योंकि x एक पावर जुड़ जाती है, प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। अब इसको लास्ट स्टेप में एक और चीज़ इसको सही कर लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3/7, 3 ऊपर चला जाएगा, t की पावर 7/3 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4, t की पावर 4/3 प्लस सम कांस्टेंट c। बस फाइनली आपको यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी। t की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस 1 और ये 1/3 से 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, तो यानी कि ये हो जाएगा t का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये 3 अंदर मल्टीप्लाई तो कट जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस ये 3, जब अंदर ये 3 कट जाएगा तो 1/4 t 4/3 का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ध्यान देना है कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 था और साथ में x5 लिखा हुआ था, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x3 आएगा, 1 डिग्री कम होगी, लेकिन x5 है तो इस x5 को हम एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लेके कर सकते हैं। और अगर एक्स क्यूब चाहिए होगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 1 को t माना तो एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 बड़े आसानी से लिखी जा सकती है और बहुत आसानी से ये चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब का क्यूब इंटू डी एक्स। ये तो समझ में आ रहा है सीधे से, डेफिनेटली इस वाले टर्म को हमें t मानना पड़ेगा और वैसे भी कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, तो हम कह सकते हैं कि लेट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट कर लें, 2 का डिफरेंशिएशन 0 + 3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब है 3 × 3 हो जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt। आपके पास यहाँ पर x² dx है, तो अगर आपको x² dx चाहिए तो इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dt/3। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x² dx विल बी इक्वल्स टू dt/3 और ये चीज़ हमने t मानी है तो ये हो जाएगा t³। तो ये बहुत ईजी इंटीग्रेशन हो गया, 1/3 बाहर ले लेते हैं और ये t³ है, ऊपर जाके t-3 हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी कि 1/3 t-3 का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर देते तो t-3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सम कांस्टेंट c।
तो यानी ये एक हो जाएगा 1/3 इंटू टी -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये -2 ये हो जाएगा -1/6 इंटू 1/t² प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो इसको हम लास्ट स्टेप में इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू -1/6 t²। व्हाट इज t? t इज 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो ये इस तरीके से हमने बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x की पावर m dx। यहां तो बहुत सिंपल है, डेफिनेटली log x को t पुट करना है, क्योंकि log x को t पुट करेंगे तो 1/x dx dt बन जाएगा। तो बहुत इजी है कि log x, let log x इज इक्वल टू t, इट इम्प्लाइज दैट log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि ये हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं और log x की पावर m को t की पावर m लिख सकते हैं। तो बहुत इजी इंटीग्रेशन हो गया, इज इक्वल टू ये tm ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर -m dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हो जाएगा t की पावर 1 - m भी लिख सकते हैं इसको, और नीचे भी लिख सकते हैं 1 - m प्लस सम कांस्टेंट c। t की जगह हमने log x माना है, यानी कि log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ऊपर x है 9 - 4x² है। तो यहाँ सिंपल हम ये कह सकते हैं, लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू t। इट इम्प्लाइज इसको डिफरेंशिएट, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 4x² का 2x साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा -8x dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू -dt/8। ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। x dx की जगह हम लोग -dt/8 लिख सकते हैं, और 9 - 4x को t माना है, जगह -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो ये हो जाएगा -1/8 dt अपॉन t का हो जाएगा log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/8 log t को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 9 - 4x² प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। देखिए कितनी आसानी से चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हैं। तो बैलेंस बना के रखा है एनसीईआरटी में, ताकि चीज़ों को आप समझ सकें, कुछ इजी भी करें, कुछ टफ भी करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 इंटू dx। इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex होता है ex। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 भी इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 भी आएगा। फिर हमने बताया था कि अगर x के अलावा कुछ और नंबर x का कुछ कोएफिशिएंट हो, वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसको आप 2 लिख देंगे। डिफरेंशिएशन में साइड में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, प्लस सम कांस्टेंट
सी। एक्चुअली में क्या है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखते हैं। अब पूरे को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 हो जाता है और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। बेसिक तो यही है। आप टेक्निकली समझ सकते हैं कि जितना x का कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो अब ऐसे भी मान चलो आप इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं, किसी ने कहा नहीं हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको करके दिखाइए। ये तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाइए। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करेंगे, मतलब ये करेंगे कि लेट 2x + 3 इज इक्वल टू टी। इसका मतलब दोनों तरफ जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा dt/2। तो यानी कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 को t माना है तो ये e⁻t इंटू dt/2, क्योंकि e⁻t हो गया और dx जो है हमारा dt/2 है, तो ये हाफ आ जाएगा और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होगा, e⁻t और एक कांस्टेंट लगाया प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। वापस e⁻t पुट करेंगे 2x + 3 तो ये e⁻2x + 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c आया। तो वही आंसर, चाहे ऐसे देखें डायरेक्ट चाहे ऐसे देखें। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया e⁻2x + 3/2। तो इस वीडियो में हमने इस 16 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 इसमें सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और इससे पहले भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उनको भी देखिएगा और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।